हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जोश लीगल नॉलेज। आज हम ये पढ़ेंगे कि सीपीसी 1908 के अंदर क्या बातें बोली गई है, कितने सेक्शंस हैं, इसका प्रीएम्बल क्या बोलता है, क्या इसको हम अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या एक प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर है ये। हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो को आगे मैं पढ़ाने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियोस लेकर आती हूँ, बनाती हूँ। और इस वीडियो का बेनिफिट एक लॉ का स्टूडेंट, एक जुडिशरी एस्पिरेंट भी उठा सकता है। आप लोग भी मेरे साथ साथ मेरी वीडियोस को देखकर अपने नोट्स को प्रिपेयर करते चले। आई होप आप लोगों ने पेन और कॉपी उठा लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, तो सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ, जो 1908 है तो ये इसके पहले भी बहुत सारे सीपीसी के कुछ प्रोविजन मतलब बता रखी थी, तो अमेंड करते करते 1908 का एक्ट बना दिया गया था इसको। जो सीपीसी है, आपने सीआरपीसी पढ़ा होगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसके अंदर क्रिमिनल के उसका प्रोसीजर बता रखा है क्राइम का। तो इसमें सीपीसी मतलब सिविल जो केसेस आते हैं उसका पूरा प्रोसीजर है वो बता रखा है। तो ये एक लॉ है। लॉ, सारे लॉ आपने पढ़े होंगे, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि कुछ सब्सटेंटिव लॉ होते हैं, कुछ प्रोसीजर लॉ होते हैं। अगर आपको एक न्यू लॉ के स्टूडेंट हो, अगर आपको टीचर भी पूछता है ना कि लॉ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ के अंदर जिसमें राइट्स एंड लायबिलिटी जो है वो डिटरमाइन कर रखी होती है, जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड एक्ट है। इसमें पनिशमेंट बता रखी है, उनकी राइट्स क्या है और पनिशमेंट क्या है, बस। और प्रोसीजर लॉ क्या, एडजेक्टिव टाइप का, जैसे कि आपका प्रैक्टिस, प्रोसीजर एंड मशीनरी फॉर एनफोर्समेंट, कि आपको कैसे आपको इसको प्रैक्टिस में लेके आना है, आप किस तरीके से इसको प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर होगा वो, जैसे कि लिमिटेशन एक्ट, सीपीसी, वही सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तो हमारा जो कोड ऑफ क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर है ना, तो ये दोनों है, ये सब्सटेंटिव भी है और ये प्रोसीजर भी है। सब्सटेंटिव उसके सेक्शंस है, प्रोसीजर क्या है, उसके जो ऑर्डर और रूल्स है उसको हम प्रोसीजर लॉ बोलते हैं। जैसे कि आप सीआरपीसी में चले जाओगे ना, सीआरपीसी में ओनली प्रोसीजर है, ओके। तो हमारा सीपीसी जो होता है वो दोनों होता है। तो इसको कमेंसमेंट में कब लेके आया गया था, 1 जनवरी 1909 में। सीपीसी के साथ हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट भी आता है, 1908 और 1908 का दोनों एक्ट है। ये आपसे ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे आप राजस्थान का फॉर्म, मतलब राजस्थान हाई कोर्ट का भी एग्जाम फॉर्म निकले हुए हैं, उसके लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, चाहे आप दिल्ली का कर रहे हो या यूपी का कर रहे हो, कहीं का भी कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीपीसी के साथ साथ कौन सा एक्ट पास किया गया था 1908 के अंदर, रजिस्ट्रेशन एक्ट। 1 सितंबर 1872 को, जैसे कि 1 सितंबर 1872, जैसे कि अभी हमने 1909 में पढ़ा ना कि 1908 का सीपीसी का एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का है। ऐसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट भी 1872 का है। 1 जुलाई 1882 को कमेंसमेंट किया गया था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और ईजमेंट एक्ट। आई होप आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी पढ़ रखा हो, ईजमेंट एक्ट भी पढ़ रखा हो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी एप्लीकेबल है। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उससे, और ये एक्सेप्ट का है स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज के अंदर एक्सेप्शन दे रखा है। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि वहां पर भी एप्लीकेबल हो कभी कभी, तो वो एप्लीकेबल हो सकता है। ये हमारे 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बात दी गई है। हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा हिस्ट्री में हम पढ़ लेते हैं। 1859 में नो यूनिफॉर्म कोड कोई नहीं था। फर्स्ट यूनिफॉर्म कोड आया था 1859 के अंदर, फिर सेकंड आया था 1877, फिर 1882, फिर 1908 के अंदर फाइनली एक यूनिफॉर्म कोड नाउ बना दिया गया था, और इसी को अमेंड किया गया था। बहुत सारे मेजर अमेंडमेंट हुए थे, जैसे 1951 में हुआ था, 1956, 1976, 1999 और 2002 के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे पूछता तो है नहीं, बट मेजर अमेंडमेंट किस उसमें हुआ था तो ये पूछ लेता है। प्रीएम्बल क्या है, सीपीसी का मेन प्रीएम्बल क्या है, आप सबका एक सिद्धांत पढ़ते हो, कोई भी आप कुछ भी पढ़ लो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के, कुछ के भी स्टूडेंट हो, आप कभी भी कोई बुक पढ़ते हो उसका सिद्धांत जरूर पढ़ते होगे। तो सीपीसी का प्रीएम्बल क्या है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ कोड इज टू कंसोलिडेट and amend the laws relating to procedure of court of civil judicature। ये बताता है कि आप कोई भी कोर्ट की जो जुडिक्शन है,
सिविल कोड की वो कहाँ तक है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसको आप अमेंड कर सकते हो कि नहीं। तो इसका सब कुछ है कि हाँ उसका एक सिविल जुडिकेचर बता रखा है, प्रोसीजर बता रखा है और अमेंडमेंट आप इसको कर सकते हो। ये जो कोड है वो कहाँ एग्जॉस्टेड होता है, कहाँ नहीं होता है। तो एग्जॉस्टिव ऑन मैटर स्पेसिफिकली डील विद इट, जहां पर इसको बता रखा है वहां मतलब जितना इसके अंदर दे रखा है वहां पर तो ये एग्जॉस्टेड होगा, बट जहां पर इसके बारे में जैसे कि मान लो कोई केस ऐसा आ जाए जिसके बारे में पूरे सेक्शंस ऑर्डर और रूल्स में नहीं दिया हुआ है, तो आप किसके अकॉर्डिंग करोगे, तो हमारे सेक्शन 148 से 153B के अंदर इनहेरेंट पावर होती है हाई कोर्ट के पास कि वो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के फॉर्म में खुद लॉ बना सकता है। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड साइंस ना प्रिंसिपल होता है लॉ का। अगर आपको जैसे कि अगर आप एक कभी भी आप प्रीलिम्स का एग्जाम देते हो या आप इंटरव्यू में जाते हो ना, तो आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या है, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो ये आप याद रखना, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ। और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना, डोंट अडॉप्ट हाइपर टेक्निकल व्यू है, ठीक है। इंटरप्रिटेट जो है वो आप एक जज कर सकता है बहुत अच्छे से। जो ये कोड है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट सेक्शंस एंड सेकंड इज ऑर्डर। 158 सेक्शंस है टोटली। सीपीसी ना इजी नहीं है और इतनी हार्ड भी नहीं है, अगर आप ना सही से सिस्टमेटिक वे से याद करते हुए चलो, क्योंकि हमें ना सीपीसी समझ में बहुत जल्दी आती है और हम उतनी जल्दी भूलते हैं। जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, तो बहुत जल्दी समझ में आती है, बट हमें ना सब कुछ ना जब हम एंड में चलते हैं तो हमें ना सब कुछ ऐसा लगता है कि हम पूरा कुछ तो मैच करता है एक साथ ही, हमने क्या अलग पढ़ा, कुछ नहीं समझ में आता। इसीलिए सीपीसी इतनी इजी भी नहीं है, इतनी हार्ड भी नहीं है, बट आप मेरे साथ अगर कंटिन्यू चलते रहोगे तो आई होप मैं बहुत इजी तरीके से आपको सीपीसी पढ़ा सकती हूँ। तो पढ़ते हैं। तो टोटल कितने सेक्शन है, 158 सेक्शन है, सब्सटेंटिव नेचर का, और ये प्रोसीजर है। और मैं इसमें हर वीडियो के बाद ना एक होमवर्क दिया करूंगी। अगर आपको मेरे साथ बने रहना ना इस चैनल, इस सीपीसी के सीरीज में, तो आप उस होमवर्क को करके ना मुझे लिख देना कि यस मैम आई कंप्लीटेड माय होमवर्क, कि आपने वो होमवर्क कर लिया है। वो आप मुझे तो सुना नहीं पाओगे, बट आप अपने मन से या अपने किसी भाई बहन को या किसी को भी, आपका कोई फ्रेंड है, आप आपस में सुनाओ एक दूसरे को, क्योंकि सीपीसी जितना आप याद करोगे ना उतना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इट रूल्स आर इनकंसिस्टेंट विद द सेक्शन, द लेटर विल प्रिवेल। हमारा एक केस आया था, मैंने आपको ये नहीं बताया। 158 सेक्शंस होते हैं, सब्सटेंटिव नेचर के हैं, प्रोसीजर के हैं, 151 ऑर्डर्स। हर ऑर्डर के साथ अपने रूल्स हैं, रूल्स अलग अलग हैं, रूल सेम्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप ऑर्डर 1 देख लो तो आई थॉट वो इंस्टीट्यूशन फ्रेमिंग है, फ्रेमिंग ऑफ सूट। फिर 4th देख लो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है। 6th जो है वो प्लीडिंग के बारे में बताता है, ऑर्डर 6। ऑर्डर 7 जो है वो प्लेंट के बारे में बताता है, उसके 17-18 रूल्स हैं। तो ये सारे रूल्स हैं जो आपको याद करने होंगे, और ये याद करने होंगे, आपके पास कोई और चांस भी नहीं है कि आप इसको याद नहीं करो। सीपीसी इजिली किसी एडवोकेट या किसी जज को भी बहुत अच्छे से नहीं आती है, भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। बट अगर आप जब एक स्टूडेंट हो और आप पढ़ रहे हो तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि मैं अच्छे से वो चीज याद करके चलूं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक लिटिगेशन में भी जाते हो और आपको सीपीसी का कुछ भी सेक्शंस याद नहीं होगा, ऑर्डर याद नहीं होगा, तो आप कैसे वो कर पाओगे। आप फिर बुक खोलोगे, फिर आप देखोगे, कम से कम आपको याद होगा। आप थोड़े बहुत कंफ्यूजन हो गए तो आप डायरेक्ट खोलो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बट आपने अच्छे से याद ही नहीं किया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सीपीसी मैं पहले ही बता रही हूँ, आपको याद करके चलना पड़ेगा, बिना याद करके आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। स्टेट ऑफ यूपी जो है वर्सेस बाबूराम उपाध्याय AIR 1961, सो SC 751 का केस है। इट रूल्स आर इनकंसिस्टेंट विद द सेक्शन, द लेटर विल प्रिवेल। इसमें क्या है कि जो भी सीपीसी के रूल्स और ऑर्डर्स हैं ये मतलब इनकंसिस्टेंट है, ये किसी और के साथ नहीं है। ऐसा यहाँ पे लिखा है ना, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नॉट द सेम एज समथिंग एल्स, किसी और एक्ट में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। और अगर कोई सेक्शंस न्यू आएंगे तो वो प्रिवेल जरूर किया जाएगा। एक केस और था, गोरी काठी वीराया वर्सेस N सुब्बिया चौधरी AIR 1957 का केस था, जिसमें ये बात बोल रखी थी कि सीपीसी एक है ना, वो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन का नेचर का नहीं है। जिसमें ये नहीं बोल रखा कि इसमें पूरे पास्ट के बारे में है, तो पास्ट के बारे में अगर आपको अमेंड कर दिया गया है ना, तो यहाँ पर अमेंडमेंट वाले सेक्शंस आते हैं, पुराने सेक्शंस को नहीं बताया जाएगा या पुराने ऑर्डर्स को नहीं बताया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि मान लो इसके अंदर
सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है। अगर वो पुराना जो है कुछ पुराने के टाइम पे कुछ और होगा, जैसे कि 1882 का भी था, उस टाइम पे कुछ और यहाँ पर लिखा हुआ और अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट लिख दिया गया है, तो यहाँ पर अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ही दिखाएगा आपको, 1882 वाला सेक्शन नहीं दिखाएगा यहाँ पर करके कि पहले ये था और अब ऐसा था। कुछ सब्सेंटिव पार्ट है, आपको ये रट्टा मारना है, कुछ और नहीं करना, आपको इसको रट्टा ही मारना है। तो सेक्शन 1 से लेकर 8 प्रिलिमिनरी के बारे में बताता है, 9 से 14 जुडिक्शन एंड रेस जुडिकाटा क्या होता है वो, 15 से 20 प्लेस ऑफ सूट क्या होता है, 21 से 22(1)A ऑब्जेक्शन टू जुडिक्शन, 22 से 25 ट्रांसफर ऑफ सूट, 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जिसको ऑर्डर 4th में डिफाइन कर रखा है, इसके रूल्स दे रखे हैं। दो रूल्स है इसके, दो ही रूल्स है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। 27 से 31 तक समन एंड डिस्कवरी के बारे में, 33 से जजमेंट एंड डिक्री के बारे में, 34 इंटरेस्ट, 35 से 35B तक कोस्ट, 36 से 74 एग्जीक्यूशन। अब देखो यहाँ पर 74 है, मैंने ना अलग से यहाँ पर लिखे, तो आप ना लाइन से भी लिख सकते हो। 75 से 78 इंसिडेंटल प्रोसीडिंग है जिसमें कमीशंस के बारे में बता रखा है। 79 से 87 पर्टिकुलर प्रोसीडिंग है जिसमें प्रेसिडेंट, सीएम एक्सेट्रा गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बता रखा है। सेक्शन 88 है इंटरप्रेटर सूट के बारे में। 89 से 93 एडीआर स्पेशल प्रोसीडिंग बता रखी है। 94 से 95 सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग है। फिर 95 से दोबारा हम 96 से पहुंच जाएंगे अपील, जो 112 के बारे में, 113, 114, 15 रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन के बारे में है। फिर दोबारा हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे 116 से 120 हाईकोर्ट रूल्स है, मतलब वो पूरा ही है। 158 तक हाईकोर्ट, मतलब 131 तक हाईकोर्ट रूल्स दे रखा है। फिर 130 से 158 मिसलेनियस है जिसमें क्या है, इनहेरेंट पावर्स के बारे में भी बता रखा है कि अगर इस कोड के अंदर, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर कोई भी कानून ऐसा नहीं दिया गया बट कोई केस ऐसा आ रहा है, तो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो गुड इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के फॉर्म में लॉज बना सकती हैं। आई होप आपको ये ना छोटा सा चीज समझ में आया होगा। अगर मैं एकदम से पढ़ा दूंगी तो बहुत ज्यादा होगा, तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको क्लियर करने, मैं कोशिश करूंगी आपके टॉपिक सारे क्लियर हो जाएं। तो आज का होमवर्क ये है कि आपको इस सब्सटेंटिव पार्ट 1 से लेके 158 सेक्शंस तक ना बस ये हेडिंग याद करनी है। इसके अंदर का मैं याद करने के लिए नहीं दे रही आपको, ओनली आपको हेडिंग याद करनी है। अगर आप हेडिंग याद कर लो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि यस मैम आई कंप्लीटेड माय होमवर्क, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे साथ इस सीपीसी की सीरीज में जुड़े रहें, जो मैं जल्दी से जल्दी पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, बाय बाय।